ओके मैम। आगे देखिए बेटा, अब सस्पेंसर हमने कर लिया, अब हम आएंगे एम्ब्रियोनल सेल पे। अब एम्ब्रियोनल सेल में डिविजन्स होंगी ताकि क्या डेवलप हो सके, एम्ब्रियो, है ना। सो अब हम आगे करते हैं, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कि एम्ब्रियोनल सेल में 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगी और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी। पहले 2 वर्टिकल करा लेते हैं। हाँ, एम्ब्रियोनल सेल undergoes two vertical divisions। जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें कितनी वर्टिकल डिविजन्स होंगी, 2। 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगी तो कितने सेल बन जाएंगे, 2 नहीं 4। देखिए अब बनाते हैं। पहले हम ऊपर क्या बनाते, सस्पेंसर। ऊपर सस्पेंसर तो है ही, ये है। अब नीचे जो एम्ब्रियोनल सेल है, वर्टिकल डिवीजन करेगा। हाँ अभी बना रही हूँ। स्लो क्यों हो रहा है, ये इतना हैंग कर रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे बना देते हैं जाइगोट, जाइगोट नहीं सॉरी, एम्ब्रियोनल सेल। ये एम्ब्रियोनल सेल हो गया। अब एम्ब्रियोनल सेल में 2 वर्टिकल डिवीजन करना है। तुम्हें एक एप्पल लेना है और एप्पल को जहां पे उसकी नोक होती है वहां से 1 और फिर 2, तो 4 टुकड़े हो जाते हैं ना एप्पल की, 4 फाड़ करते हो जो तुम। यस मैम। वो वर्टिकल डिविजन्स है। डिड यू गॉट इट, वो टाइम टू से या काट के दिखाऊं कुछ? नहीं आगे समझ। सही है मैम, समझ गए। एप्पल को 4 पीसेस में कर दो, ऊपर से नीचे और फिर ऐसे, तो 4 टुकड़े कर दो बराबर उसके, तो ये हुई 2 वर्टिकल डिविजन्स। तो जब 2 वर्टिकल डिविजन्स हो जाएंगी तो हमारे पास बन जाएंगे कितने सेल्स, 4 सेल, है ना। एक ऐसे, एक ऐसे, नहीं एक ऐसे, एक ऐसे। अपने हाथ को एक ऐसे ऐसे काटना है, नहीं ऐसे, फिर एक ऐसे काटना है, तो 4 पीसेस हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज टेट्राड स्टेज, दिस इज टेट्राड स्टेज। 4 सेल बन गए। अब नेक्स्ट में एक ट्रांसवर्स डिवीजन करा दो। नेक्स्ट में क्या करा दो, 1 ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन क्या कराओगे, सिंपल, तुमने एप्पल को 2 वर्टिकल डिवीजन दिए, 1 और एक ऐसे, तो 4 पीसेस हो गए एप्पल के। यस मैम। अब बीच में से उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली काट दो, तो 4 ऊपर हो जाएंगे और 4 नीचे हो जाएंगे, 8 पीसेस हो जाएंगे।
यस मैम, समझ आया कि नहीं? आ गया। एक बार रिपीट करना मैम। बताना अगर मैम। नहीं आया तो मैं काट के दिखा सकती हूँ। ठीक है मैम, आ गया समझ। हाँ मैम। अब ट्रांसफर कर दी। रुको मैं वैसे कुछ मैम लेके आती तो हूँ। कर ही दो। मैं दिख रही हूँ सबको? यस मैम। यस मैम। तो रुको फिर मैं वो लेके आती हूँ कुछ काटने ये के लिए। बैकग्राउंड हटा देना मैम पहले। बैकग्राउंड हटाऊं? यस मैम। अच्छा, कहाँ मैम से मुझे तो आप दिख ही नहीं रहे। नहीं, मैंने स्क्रीन तो हटा ली है। वीडियो कहाँ पे से क्लिक हटता है? कर ले। कहाँ से किया था मैंने? हाँ, ये रहा बैकग्राउंड इफेक्ट्स। अब ठीक है? यस यस मैम। मैम, अब तो मेरा ही दिख रहा होगा ना? यस मैम। यस मैम। चलो, अब लेके आती हूँ मैं, 1 मिनट स्ट्रेट। हाँ जी, तो ये सबको दिख रहा है मेरे हाथ में क्या है? यस आलू है ना? आलू। ठीक है, तो ये तो मानो ये क्या है? एम्ब्रियोनल सेल। ये क्या है? एम्ब्रियोनल एम्ब्रियोनल। सेल। तो 2 वर्टिकल डिविजन्स में एक कट ऐसे लगाऊंगी और एक कट ऐसे लगाऊंगी। तो सेल बन गए? मैम। 1 2 3 एंड 4। ये बन गया हमारा 4 सेल्ड टेट्राड स्टेज। ये 4 सेल्स बन चुके हैं, राइट? यस। ये 4 सेल बन गए। यस हाँ तो बोल दो। यस मैम। यस मैम। यस अब एक कट लगा दो ऐसे ट्रांसवर्स। तो इन 4 पीसेस को कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 8। 4 ऊपर 4 नीचे। 2 कट ऐसे लगाओ, एक ऐसे फिर एक ऐसे, 4 पीसेस हो गए और फिर एक बीच में से कट कर दो ट्रांसवर्स। ओके मैम। अब इन आलू के पीसेस का मैं क्या करूं? खा लो मैम। कच्चा खा लूं? तू कच्चा खा लो। खाता है क्या? सब्जी बनाना है मैम रात को। सब्जी बना लूं? ऐसे हम काम आ ही जाएंगे आपको। मैं रख के आऊंगा ना, रुको। हाँ जी मैम वंस मोर। हाँ, वंस मोर। नहीं, मैं 2 आलू अपने खराब नहीं करूंगी अब। एक तो हो गया। एप्पल कुछ होता तो ऐसी चीज खा काट लेती। दो जो कच्ची खा सको आप। क्या? अब खरबूजा है, उससे बहुत अच्छे से पता चलेगा, लेकिन ये पूरा समझ नहीं सेट आई, खराब एक हो बार जाएगा। करके अभी दिखाना। तुम बस, अब तुम काट सकते हो अपने घर में लाके, वीडियो ऑन करके दिखा सकते हो। कोई डेमो दिखा। प्राचिता। प्राचिता, नहीं। उसे समझ आ जाएगा मैम फिर प्रैक्टिस करके। हम भी देख लेंगे ना, वीडियो ऑन करके बताओ। कौन बताएगा? प्रिंस, मैं। क्या आप डेमो देना चाहेंगे? टमाटर लाके, आलू लाके, प्याज लाके, नींबू। सब्जी के साथ हाथ। हाँ,
बना रही हूँ तो ले आओ, बोलो मम्मी मैं काट के देता हूँ। चलो समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, तो हमने अब हाथ का भी एक्शन दे सकते। एक कट ऐसे लगाओ, फिर दूसरा कट ऐसे लगाओ और तीसरा कट ऐसे लगाओ, तो 8 पीसेस हो जाएंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, है ना? तो अब हमारे पास आ जाएगा एक ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद ऑक्टेंट स्टेज। एक सेकंड, डिजिटाइजर पे गिर गया ये। एक सेकंड बेटा। ठीक, तो अब ट्रांसवर्स डिवीजन करेंगे। ऊपर सस्पेंसर तो बनाना ही है। तुम ये नहीं सोचना कि सस्पेंसर पहले बनता है फिर एम्ब्रियोनल सेल बनता है, वो तो हमने पहले बात कर ली है कि सस्पेंसर ऐसे बनेगा, पर दोनों का डेवलपमेंट साथ चल रहा होता है। इस तरह से ये सस्पेंसर है और नीचे अब एम्ब्रियोनल सेल है। अब एम्ब्रियोनल सेल कितने सेल्स में डिवाइड हो चुका है? 8 सेल्स। तो 8 अब मैं दिखा नहीं सकती इसमें पिक्चर में, तो मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे बता रही हूँ। ये 4 हैं, 1 2 3 4। ये आगे के 4 इसके क्या है? पीछे है। ओके, तो इसे हम कह देंगे ऑक्टेंट स्टेज। इसे हम क्या कह देंगे बेटा? ऑक्टेंट स्टेज। ठीक है ना? ऑक्टेंट स्टेज में जो ऊपर 4 सेल हैं, 2 ये और 2 इसके पीछे, इसे कहते हैं हाइपोबेसल टायर। इसे क्या बोलते हैं? हाइपोबेसल टायर। हाइपोबेसल टायर। ठीक है, अपर वाले 4 और नीचे वाले 4 जो हैं, 2 ये और 2 इसके पीछे, इसे बोलते हैं एपीबेसल टायर। एपीबेसल टायर। जो हाइपोबेसल टायर है, जो ऊपर वाले 4 सेल्स हैं, ये आगे जाके बनाएंगे हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। ये आगे जाके बनाएंगे हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। हाँ, इसमें से ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 का नंबर कौन से हैं? बेटा ये 1, ये 2, 1 के पीछे 3, 2 के पीछे 4। ओके मैम। ठीक है, और एपीबेसल टायर जो है, इससे भी 4 बनेंगे, इससे आगे जाके बनेंगे प्लम्यूल। एपीबेसल टायर आगे जाके बनाएगा प्लम्यूल, देन एपिकोटाइल एंड कोटिलेडन्स। पीईसी, पेक से याद रख सकते हो। जो एपीबेसल टायर है वो क्या बनाएगा? प्लम्यूल, एपिकोटाइल एंड कोटिलेडन्स। 8 हो गए। अब इसके बाद देखो क्या होगा नेक्स्ट। इसके बाद होगा वर्टिकल डिविजन हो गई, ट्रांसवर्स हो गई, मेनी पेरिक्लाइनल डिविजन। बहुत सारी माइटोसिस होंगी अब एक साथ। नेक्स्ट लिखेंगे मेनी पेरिक्लाइनल डिविजन्स। पेरिक्लाइनल का मतलब है मेन एक्सिस के पैरेलल में, तो मेनी पेरिक्लाइनल डिविजन्स होंगी। अब कुछ ऐसा होगा, सस्पेंसर बनाऊं दोबारा? वो तो है ही, मतलब तुम्हें पता है, चलो बना देती हूँ। हमें रहने दो, मत बनाओ, हमें ही बनाना पड़ेगा। अब तो बना दिया। ये सस्पेंसर है, नीचे ये सेल था हमारा एम्ब्रियोनल सेल। अब इसमें बहुत सी डिविजन्स हो जाएंगे।
बहुत सी डिविजन्स हो जाएंगी। मैं बना दूं पहले, फिर तुम बनाना। मैम पैरेलल का मीनिंग दोबारा बताना। पैरेलल टू द मेन एक्सिस। सान्विक है क्लास में? ठीक है, कुछ सेल्स तो ऐसे बन गए और सेंटर में भी बहुत सारे सेल्स होंगे। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। ओके, सो इस स्टेज को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। एक मास ऑफ सेल्स का गोला बन गया, दिस इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर स्टेज। अब ग्लोब्यूलर स्टेज में देखिए बेटा, सबसे बाहर वाले जो सेल्स है ना, सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इसे बोलते हैं प्रोटोडर्म या फिर डर्मेटोजन। इसे कहते हैं प्रोटोडर्म डर्मेटोजन या फिर डर्मेटोजन। आगे जाके क्या बनाएगी? डर्मेटोजन, नाम से पता चल रहा है डर्मा। डर्मिस, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, आउटर लेयर बनाएगी प्लांट की। ठीक है, लेटर ऑन इट विल फॉर्म एपिडर्मिस, इट विल फॉर्म एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट इज ये जो साइड वाले सेल्स हैं, इसे बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू आगे जाके क्या बनाएगा? ग्राउंड टिश्यू में क्या आता है? कॉर्टेक्स वगैरह, है ना, ग्राउंड एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है हमने। ग्राउंड टिश्यू आगे जाके बना देगा कॉर्टेक्स जैसी चीजें। और सेंटर वाले जो सेल्स हैं, सेंटर वाले सेल को हम कहते हैं प्रोकैम्बियम सेल्स। सेंटर वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैम्बियम सेल्स। और प्रोकैम्बियम सेल्स आगे जाके क्या बनाएंगे? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर फ्रेंड्स? यस मैम, आ गया समझ। ठीक है, अब इसके बाद ग्लोबुलर स्टेज के बाद कोटिलिडन्स बनने लगेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, मैं इसी पेज पे हूँ। कोटिलिडन स्टार्ट्स डेवलप। कोटिलिडन्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो बना देती हूँ मैं, कैसा दिखेगा।
इस तरह से दो डाइकॉट्स है ना, तो दो कॉटिलेडन्स बनाने हैं हमें, तो इस तरह से दो कॉटिलेडन्स दिखने लगेंगे। ओके, सो दिस इज जैसा कुछ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉर्डेट स्टेज या हार्ट स्टेज। इसे कहते हैं कॉर्डेट स्टेज या फिर हार्ट स्टेज। लिख लिया? हमें इन्वर्टेड हार्ट, हाँ, अब हम एक फुल मैच्योर एम्ब्रियो बना देते हैं। दिस इज अ फुल डेवलप्ड एम्ब्रियो। और ये दो क्या दिख रहे हैं आपको? कोटिलेडन्स। हाँ, ये दो कॉटिलेडन्स हैं, डाइकॉट्स है ना, इसलिए। चलो, अब आप बना लीजिए इसको। मैम थोड़ा सा ऊपर करना। हम अभी इस स्टेज को कुछ नहीं कहेंगे। बस मैम। क्या? इस स्टेज का कोई नाम नहीं है। नहीं नहीं, ये मैच्योर एम्ब्रियो है पूरा। मैम सस्पेंसर जुड़ा ही रहेगा इससे? हाँ, जब तक एम्ब्रियो पूरा मैच्योर नहीं होता तब तक। नीचे करना है थोड़ा। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं सीड का डायग्राम दोबारा बना दूं। पुराने बच्चों को तो 11th में बनवाया हुआ है, तो उन्हें पता है सीड का डायग्राम, उनको भी पता होगा। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जैसे इसमें आया ना हाइपोकोटाइल, रेडिकल, ये सब उनको पता होना चाहिए। तो इस तरह से मैं डाइकॉट सीड बनाती हूँ एक। आप चाहें तो बनाएं, ना चाहें तो ना बनाएं। मैं एक डाइकॉट सीड का डायग्राम बना रही हूँ। ये दो कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं, दीज आर ये और ये, दीज आर कॉटिलेडन्स। डाइकॉट है तो दो दिखेंगे। ओके, जो सेंट्रल एक्सिस होता है उसे क्या बोलते हैं? या फिर एम्ब्रियोनल एम्ब्रियोनल एक्सिस या फिर टाइजेलम। सेंट्रल वाले एक्सिस को कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस या फिर टाइजेलम। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलेडन्स के ऊपर है, ये वाला
एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कोटिलेडन्स के ऊपर है उसे क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। एपिकोटाइल। और ये एपिकोटाइल की टिप जो होती है इसे हम कहते हैं बेटा प्लूम्यूल। प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल से आगे जाके बनती है स्टेम, शूट या स्टेम। ऐसे ही टाइजेलम का वो पार्ट जो कोटिलेडन्स के नीचे है इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल, इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल की टिप को कहते हैं रेडिकल। रेडिकल, और रेडिकल आगे जाके बनाती है रूट। तो ये जनरल सीड का डायग्राम है। ओके, मैं एम्ब्रियो की अगर बात करूं कि एम्ब्रियो में क्या होता है, तो एम्ब्रियो में दो चीजें हैं मेन बस। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियो में दो चीजें हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा कोटिलेडन्स। दूसरा कोटिलेडन्स। एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो ऊपर वाला पार्ट है कोटिलेडन्स की उसको क्या बोल रहे हैं? एपिकोटाइल। और जो कोटिलेडन्स के नीचे वाला पार्ट है उसे क्या बोल रहे हैं? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। ये डाइकोट्स में हमने एम्ब्रियो कैसे बनता है वो देखा। डन बेटा? Wait, ma'am. One ma'am. सबका हो गया? यस मैम। यस अब मैम। ये तो हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट किया किसमें? डाइकोट्स में। थोड़ा सा देख लेते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स। लिखो मोनोकॉट्स। एम्ब्रियो मैम स्क्रीन रुक गई। क्या बेटा? स्क्रीन रुक गई। बाकियों को भी Embryo development in लिखा है। नो मैम लैग कर रही है? मोनोकोट तक आ गया। तो यही तो लिखा है मैंने। अब एक लाइन ड्रॉ करिए। अगर सबको लैग करिए तो दोबारा शेयर करूं? यस मैम, दोबारा कर दो। आप दिख रही हैं? यस मैम। चलो यस मैम। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स देखते हैं। सबसे पहली बात, मोनोकॉट्स में एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखी गई थी लिली में, तो इट इज कॉल्ड लिलियम टाइप। लिली में स्टडी हुई थी तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिलियम टाइप। ठीक है। डाइकोट्स में जो सस्पेंसर है वो 6 to 10 सेल्स का होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही सेल का सस्पेंसर होता है। डिफरेंसेस लिख रहे हैं हम। सिंगल सेल्ड सस्पेंसर होता है।
सिंगल सेल्ड सस्पेंसर है। अब पूरे सस्पेंसर में एक ही सेल है, तो ना तो वहां पे कोई होस्टोरियल सेल होगा ना कोई हाइपोफाइसिस होगा। जब बहुत सारे सेल्स हो तब तो हम उनको नाम दे सकते हैं कि टॉप वाले का ये नाम है, बॉटम वाले का ये नाम है। जब सस्पेंसर में सेल ही एक है तो क्या हम उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं? नो मैम। है ना? तो मैं क्या कहूंगी कि नो हॉस्टोरियल सेल और हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोकॉट्स हैं तो एक डिफरेंस क्या होगा कि एम्ब्रियो में एक ही कोटिलेडन होगा, ओनली वन कोटिलेडन। मोनोकॉट्स में एक ही कोटिलेडन होता है। फिर यहाँ पे भी डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक और एंडोस्कोपिक है। मीरोब्लास्टिक मतलब पूरा का पूरा जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बन रहा, जाइगोट सस्पेंसर भी बना रहा है और एम्ब्रियो भी बना रहा है। एंड एंडोस्कोपिक मतलब सस्पेंसर जो है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में धक्का मार रहा है। नेक्स्ट, एक ही बड़ा सा कोटिलेडन है और उसका नाम होता है स्कुटेलम। लिखेंगे, सिंगल लार्ज कोटिलेडन इज कॉल्ड single large cotyledon is called scutellum. सिंगल लार्ज कोटिलेडन है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्कुटेलम। ठीक है, आ जाइए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। हमें पता है, ये हम मॉर्फो में भी पढ़ के आए हैं +1 में, कि डाइकोट्स में रेडिकल और प्लम्यूल की, डाइकोट के सीड में रेडिकल और प्लम्यूल है, इसकी कोई कवरिंग नहीं होती। पर मोनोकॉट सबसे एडवांस्ड है तो उनके पास प्लम्यूल की भी कवरिंग है और रेडिकल की कवरिंग है ना? तो रेडिकल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं? कोलियोराइजर। यस, प्रोटेक्टिव शीट होती है रेडिकल के ऊपर, which is called कोलियोराइजा। मतलब रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोराइजा है। और ऐसे ही प्लम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय अ कोलियोटाइल। प्लम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय अ hollow structure, foliar मतलब leafy, foliar structure which is called कोलियोप्टाइल। तो कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं, डाइकॉट्स में नहीं। ठीक है, फिर ग्रासेस में हमें पता है पहले धरती पे डाइकॉट्स आए फिर मोनोकॉट्स आए। मोनोकॉट सबसे एडवांस प्लांट है। तो डाइकॉट्स में 2 कोटिलेडन्स थे, विद एवोल्यूशन टाइम कोटिलेडन क्या होने लग गया? खत्म होने लग गया और मोनोकॉट्स में सिर्फ एक ही कोटिलेडन बचा। तो ग्रासेस में, ग्रासेस मोनोकॉट्स हैं, उनमें जो एक कोटिलेडन खत्म हो रहा है वो देखने को मिलता है। जो सेकंड कोटिलेडन है उसके अवशेष देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं एपिब्लास्ट। लिखेंगे, रिमेन्स ऑफ second cotyledon, remains of second cotyledon occurs in some grasses. Occurs in some grasses और हम क्या कहते हैं? सेकेंड कोटिलेडन के जो रेमिनेंट्स हमें मिल रहे हैं, रिमेन्स मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं एपीब्लास्ट। ग्रासेस में देखने को मिलता है। समझ आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये हुआ हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी खत्म।
लिख लो भाई, ये पूछ लेते हैं बहुत बार ना, मॉड्यूल में दी हुई है। हालांकि इसमें कुछ ऐसा काम का लगता नहीं है मुझे, लेकिन लिख लो क्योंकि एनसीईआरटी में है। तो मैं 2 डेफिनेशन लिख रही हूँ। पोलन ग्रेन का एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव है, तुम्हें बस वर्ड लाइन याद रखनी है ये। इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ऑन एंडोस्पर्म। पोलन ग्रेन एंडोस्पर्म को कैसे अफेक्ट करता है, उसे कहते हैं जीनिया। और पोलन ग्रेन एंडोस्पर्म के अलावा बाकी टिश्यूज को कैसे अफेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं मेटाजीनिया। बस ये 2 डेफिनेशंस लिख लीजिए। द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ऑन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पे पोलन ग्रेन का क्या प्रभाव है, कौन सी पोलन ग्रेन आई, कौन से प्लांट की आई, तो उसकी वजह से एंडोस्पर्म पे क्या प्रभाव पड़ा, इसे कहते हैं जीनिया। एंड एक और वर्ड लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ पोलन, द इफेक्ट ऑफ पोलन on the tissues outside एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अलावा जो टिश्यूज हैं उन पे क्या फर्क है, इसे कहते हैं मेटाजीनिया। बस ये 2 टर्म्स याद रख लेना, एनसीईआरटी से तो बाहर ही है ये, पर मॉड्यूल में है तो पेपर में आ सकती हैं आपको आज के। मैम यस, इसमें खाली यही बताना कि अफेक्ट करती हैं, कौन कौन से अफेक्ट करती हैं वो तुम देखना ना। मैं बोल तो रही हूँ, मैं कोई और भाषा में बोल रही हूँ क्या, मैं यही तो कह रही हूँ कि सिंपली बस ये डेफिनेशन याद रख कर लो, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आगे चले। नो मैम, क्यों? लिख रहे हैं अच्छा, वैसे। वैसे मैंने पूछा नहीं। डन मैम। हो गया यस एवरीवन? मैम 1 मिनट यस मैम। अब हम शुरू करते हैं। एम्ब्रियो भी हो गया, एंडोस्पर्म भी हो गया। थर्ड, ओव्यूल से सीड कैसे बनता है, यानी वी विल स्टार्ट विद सीड डेवलपमेंट। हम पढ़ेंगे अब सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट शुरू करें। Yes, ma'am. सीड डेवलपमेंट में, हाँ जी, तो हमें पता है सीड किससे बनता है। सीड से बनता है भाई, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन हो जब होती है तो ओव्यूल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है इट इज कन्वर्टेड इनटू सीड, है ना। तो आई कैन से सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल।
सीड क्या है? इट इज द फर्टिलाइज्ड बोलो, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इट इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड की जो स्टडी होती है उसे कहते हैं स्पर्मोलॉजी। स्पर्मा वर्ड इज फॉर सीड, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, सीड, यही तो दो ग्रुप्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इनके पीछे हम क्या लगाते हैं? स्पर्म। स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड Spermology. स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ सीड देखेंगे हम। इसे 4 भागों, 4 पार्ट दीजिए। पूरे पेज को? हाँ, पेज मतलब वर्टिकली डिवाइड कर दो, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। चार तरह के सीड्स देखेंगे, जिसमें से 2 ऑलरेडी हम एंडोस्पर्म में पढ़ चुके हैं। एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक को और क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस। अगला एफटी कब है? 10 जून। 10 जून। उसमें क्या आ रहा है? 10 जून वाले में कहाँ तक आ रहा है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से पॉलीमर, मतलब ये वाला चैप्टर कंप्लीट आ रहा है आगे, है ना? जी। नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाएगा कंप्लीट ये? हाँ हाँ, 1-2 लेक्चर में हो जाएगा। अगर आज सीड हो जाता है तो होपफुली नेक्स्ट क्लास चैप्टर हो जाएगा। नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। थर्ड इज पेरिस्पर्मिक सीड। जो भी दिख रहा है ये करेक्ट, उसके ऊपर अगर हाथ लग गया नहीं मारूं। लास्ट इज चेलेजोस्पर्मस सीड। चेलेजोस्पर्मस सीड। तो ये हम टाइप्स ऑफ सीड डिस्कस करेंगे। हाँ जी, 4 तरह के सीड्स हैं। आ जाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड पे। दोबारा लिखने की जरूरत है? हमने पहले लिख लिया है ना कि एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म प्रेजेंट even after development of embryo। ठीक है, एग्जाम्पल मोनोकॉट्स एक्सेप्ट orchids। non albuminous
endosperm is utilized by the developing embryo, so it is not present in the seed. Endosperm is fully consumed by developing embryo and therefore absent in the seed. Absent in the seed. Example, Dicots and except castor. castor. Dicots except castor. पेरिस्पर्मिक सीड +1 में क्या होते हैं, कोई बताएगा? पेरिस्पर्मिक सीड रहता है। पेरिस्पर्म क्या होता है? ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस है, नॉर्मली ओव्यूल से सीड बनना है, लेकिन ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस होता है नॉर्मली वो डीजेनरेट कर जाता है। लेकिन अगर ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस है वो डीजेनरेट ना करे तो सीड में भी न्यूसेलस होगा। अगर सीड में भी न्यूसेलस हो तो उस न्यूसेलस को कहते हैं पेरिस्पर्म और उस सीड को कह देंगे पेरिस्पर्मिक सीड। समझ आया? हाँ, the seeds in which nucellus is present. Seeds in which nucellus is present. Seed nucellus बचता है तो उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। Persistent nucellus is called पेरिस्पर्म। Persistent nucellus is called पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म कहते हैं persistent nucellus को, और ये हमें देखने को मिलता है इन ब्लैक पेपर एंड बीट। ब्लैक पेपर में एंड बीट। ठीक है। लास्ट इज चेलाजोस्पर्मस सीड। चेलाजोस्पर्मस सीड्स क्या होंगे? अगर न्यूसेलस जो है, सीड में न्यूसेलस है लेकिन कहाँ पे है? सिर्फ पेरिस्पर्म है लेकिन सिर्फ चेलाजल एंड पे। persistent nucellus या पेरिस्पर्म is only present at chalazial end. Perisperm is only present at chalazial end. तो ऐसे सीड को हम कहते हैं चेलाजोस्पर्मस सीड। एग्जाम्पल, साइनेस्ट्रम। एग्जाम्पल है बेटा साइनेस्ट्रम। साइनेस्ट्रम। टाइम क्या हो गया? ओके, अभी हैं 10 मिनट, आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लिख लिया बेटा? नो मैम।
मैम हाँ मैम प्लीज अटेंडेंस ले लेना, फिर मेरी एब्सेंट आ जाती है। अरे ले तो चुकी, तू अभी आई है क्या? नहीं मैम, से ही हूँ मैंने ले ली, मैं तो रोज लेती हूँ। मैम, मेरी एब्सेंट आ जाती है पर। आगे चले। लिख रहे हैं मैम। चलिए आगे लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ सीड। नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड को भी हम 3 भागों में बांट देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सीड को 3 भागों में बांट देंगे बेटा। वन इज सीड कोट, सबसे पहले होगी सीड कोट, होगी बाहर सीड की कवरिंग। फिर एंडोस्पर्म, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग की डाइकॉट का सीड है कि मोनोकॉट का। एंड थर्ड सीड के अंदर जो मेन चीज है दैट इज एम्ब्रियो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सीड कोट की। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, जैसे ओव्यूल की कवरिंग को क्या कह रहे थे? इंटेगुमेंट। इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल की कवरिंग इंटेग्यूमेंट है, तो ओव्यूल से सीड बना, तो सीड की कवरिंग किससे बनी होगी? इंटेग्यूमेंट से। ओव्यूल की कवरिंग ही तो सीड की कवरिंग बनाएगी ना। यस मैम। So seed coat is formed from integuments. It is formed from the इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट से बनती है। हमें पता है 2 इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और दूसरी इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट। 2 इंटेग्यूमेंट्स होती हैं ओव्यूल की। जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो बना देगी आउटर सीड कोट, और आउटर सीड कोट को हम क्या बोलते हैं? टेस्टा। टेस्टा। ऐसी इनर इंटेग्यूमेंट बना देगी इनर सीड कोट, और टेगमेन। टेगमेन है ना। दोनों का काम क्या है? सीड कोट का काम क्या होगा? प्रोटेक्शन। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सीड, ठीक है। या एम्ब्रियो, एम्ब्रियो है ना बीच में, तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन सीड कोट दे रहा है। देख लीजिए, जो हम अनार खाते हैं ना बेटा, तो अनार में जो एडिबल पार्ट है, जो जूसी पार्ट है, जो पिंक पिंक कलर का रस है, दैट इज एक्चुअली टेस्टा। तो टेस्टा इज एडिबल इन पोमेग्रेनेट। तो पोमेग्रेनेट में अगर हम बीज ही तो खाते हैं अनार के, तो हम बीज खाते हैं, और बीज का भी कौन सा पार्ट स्वेल हो जाता है, फ्लेशी हो जाता है? टेस्टा।
ऑलराइट। उसके बाद सीड में आपने कोई भी घर, अब तो आप घर पे हैं, जाके किचन से चने का कोई दाना लेके आइए, चने का, वाइट छोले का, तो आप देखेंगे हर दाने में एक छोटा सा सुराख होता है। Yes, ma'am. रोटी खाएंगे? जी देखा, हर एक दाना, आप कोई भी डाइकोट का सीड ले लो, चने का दाना, छोले का दाना, राइट, राजमा, तो आपको एक छोटा सा होल दिखेगा हर दाने में। तो वो होल क्या है, वो सुराख क्या है? ये वो जगह है जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, जहां सीड कोट नहीं है। तो जहां सीड नहीं है, सीड कोट नहीं है इंटेग्यूमेंट से, तो जाहिर सी बात है ओव्यूल में ये वो जगह होगी जहां इंटेग्यूमेंट नहीं है, और ओव्यूल में वो जगह जहां इंटेग्यूमेंट नहीं होती उसे क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल। वेरी गुड, लिखिए आगे। द स्पेस, लिख लो, नेक्स्ट लिख लो, माइक्रोपाइल क्या होता है सीड में? It is the place where seed coat is absent. ये वो जगह है जहां सीड कोट क्या होती है? एब्सेंट होती है बेटा। ठीक है, सीड कोट एब्सेंट है। अब यहाँ पे सीड कोट नहीं है तो इस जगह का काम क्या होगा? ऑक्सीजन और वाटर का एक पे हो सकता है ताकि सीड क्या कर पाए? जर्मिनेट। It facilitates water and gaseous exchange into seed during germination. ठीक है, अब एक और चीज यहीं पे हम लिख देते हैं, हाइलम। नेक्स्ट इज हाइलम। अब जो भी आपके हाथ में अगर किसी ने बीज लिया है, देखा है अभी, तो आप देखेंगे कि सुराख के आसपास आपको एक डार्क सा स्पॉट भी मिलेगा, निशान मिलेगा डार्क से कलर का सीड पे। है किसी के हाथ में सीड फिलहाल? मैम क्लास के बाद ले लेंगे। अच्छा, क्लास के बाद ले लेना, ठीक है। तो जब भी आप सीड देखेंगे तो वहां पे एक सुराख भी मिलेगा, और हर सीड पे आपको एक ब्लैक सा स्पॉट मिलेगा, एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जो ये दर्शाता है कि जब ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच था तो वो कहां से अटैच था, और उस पार्ट को हम कहते हैं हाइलम। ठीक है, मैं नेट पे दिखाऊं? वही मैम चिलाजा और फिनिकल का जंक्शन था। हाँ, ये देखो दिख रहा है राजमा में, इस तरह का दिखता है आपको हाइलम। तो हाइलम क्या है? इट्स अ स्कार लाइक स्ट्रक्चर जस्ट अबव द माइक्रोपाइल। ओके, ये बताता है कि वो ओवरी में कहां से जुड़ा हुआ था ओव्यूल। राजमा बीन में, चने में, छोले में आप आराम से देख सकते हैं इसको, तो देख लेना क्लास के बाद। It's a scar-like structure. It's a scar-like structure
just above the micropyle, which shows the point of attachment with the ovary wall, which shows the point of attachment with the ovary wall. मतलब जब ओवरी में था ओव्यूल तब वो कहां से जुड़ा हुआ था, हाइलम, ये वो पॉइंट है। फिर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में क्या लिखोगे? इट मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ना कन्या आई है। माइक ऑफ कर लो बेटा। मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। अगर सीड में एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्मस, नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मस। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू। और एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे? इज द प्रोजेनाइटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। नाली कर दूंगा मम्मी, 1-2 मिनट में क्लास खत्म हो गई। शाश्वत, शाश्वत माइक ऑफ कर लो बेटा। दक्ष स्माइली भेज रहा है। चलो, एम्ब्रियो इट इज प्रोजेनाइटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन को बनाने वाला एम्ब्रियो ही है। एंड इट गिव राइज टू द मैच्योर प्लांट एंड मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इट gives rise to mature plant and maintains continuity of life. नहीं, आज इतना ही करेंगे, टाइम हो गया। यस मैम। इसमें से किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो। हटा दो स्क्रीन। यस। वेट मैम। वेट मैम। डन मैम। वो मीरोब्लास्टिक में नाम दोबारा। क्या बताना? मीरोब्लास्टिक पीछे आपने जो मेरा ब्लास्टिक कराया था वो दक्ष बताएगा। दक्ष बता, व्हाट इज न्यूरोब्लास्टिक डेवलपमेंट? मैम उसमें जो पूरा जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता। हाँ, अगर पूरा जाइगोट से पूरा एम्ब्रियो बन जाए, पूरा का पूरा जाइगोट ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए तो उसे होलोब्लास्टिक कहते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा होता, का एक पार्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और बाकी सस्पेंसर बनाता है। तो दिस इज मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। ओके मैम। क्या? पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जो भी चीज हम देख रहे हैं जिसमें डिवीजन करानी है, उसका मेन एक्सिस जो है उसी के पैरेलली सारी डिविजन्स कराओ। ओके मैम। पैरेलल टू द मेन।
हटा दो स्क्रीन। प्रिंस लिख लिया? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। ओके थैंक यू। प्रिंस हटा थैंक दो। यू मैम, गुड आफ्टरनून। यस मैम, हटा दो। थैंक यू मैम। थैंक यू आपको भी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम जो ओव्यूल को जोड़ता है वो तो फिनिकल होता है ना? स्टॉक है बेटा, वो ओवरी की वॉल से भी तो कहीं से जुड़ा होगा सीड। अच्छा, तो बीच में जो पार्ट है उसको हाइलम बोलते प्लेसेंटा हैं। से जोड़ता है उसको। हाँ, जो नोक दिखती है ना आपको चने की, वो फ्यूनिकल है। यस, थैंक यू मैम। एंडोस्कोपिक क्या होता है? ओके बेटा, गुड आफ्टरनून। एंड एंडोस्कोपिक करती क्या हूँ होता मैं। हाँ प्रिंस, कुछ कह रहे हो? है? एंडोस्कोपिक क्या एंडोस्कोपिक? सस्पेंसर है। एक लाठी लेके तुम कुछ अंदर को ठूस रहे हो, तो वो लाठी सस्पेंसर है, और एम्ब्रियो को अंदर ठूसा जा रहा है एंडोस्पर्म में, ताकि वो खाने के बीच में पहुंच जाए और उसको खूब खाना मिले, ताकि वो अच्छे से डेवलप कर जाए। इसे कहते हैं एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट, जब सस्पेंसर जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को पुश कर रहा है एंडोस्पर्म के अंदर, ताकि उसको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। ओके मैम। ओके देन, सी यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।